नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 10 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले द हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हायर जुडिशरी में जेंडर गैप से संबंधित। 8 मार्च को था वैसे इंटरनेशनल वुमेन डे, लेकिन जेंडर गैप से रिलेटेड ये आर्टिकल आज भी आया है, तो इसे डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। फिर लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये इंडिया मॉरिशस रिलेशंस से संबंधित। प्रधानमंत्री मोदी जो है मॉरिशस की यात्रा पर कल जाएंगे, वहाँ के नेशनल इंडिपेंडेंस डे के मौके पे गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर। तो ये 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। कोड डिस्कस करें उससे पहले देखो एक बात बता दूं, बहुत सारे ना स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है, जो उड़ान का शेड्यूल था वो फॉलो नहीं हो रहा है, वन शॉट रिवीजन वाला। देखो ये बात तो सच है, बल्कि कल ही मैंने टीम को बोला यार, पहली तो बात, लॉन्च अगर आप करवा लेते हो और फॉलो नहीं करवाते हो तो बहुत बुरी बात है। स्टूडेंट्स का पूरा जो टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से बना हुआ है, रिवीजन का शेड्यूल है उस हिसाब से बना हुआ है। कल मेरी तो काफ़ी बहस भी हो गई, तो टीम ने बोला सर हमारी भी गलती नहीं है, टीचर्स को पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, लेकिन अब कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में दिक्कत हो गई तो इस वजह से वो वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, पूरा मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये इशू है, इस वजह से जो उड़ान का पूरा शेड्यूल आपको दिया था वो 1-2 हफ्ते से फॉलो नहीं हुआ। एक वीडियो आई थी पॉलिटी की रिवीजन की, लेकिन उसमें बच्चों ने बोला कि सर इससे रिवीजन अच्छे से नहीं हो रही है, तो फिर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा दोबारा से रिकॉर्ड करवाओ इसको। तो अब इस संडे नेक्स्ट वीडियो आएगी। आप देखो अपनी जो रिवीजन है वो प्लीज़ जारी रखिए। और मैं इस बात को देखो पूरी तरह से समझता हूँ, बल्कि लॉन्च मैंने किया था तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, बल्कि मेरी इसलिए तो कल बहस हुई कि यार मैंने लॉन्च किया था उसको और आप उसे टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या आगे से, फिर तो लॉन्च करो ही ना कोई चीज़। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के कोट की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। आप मुझे एक बात बताइए, ज़्यादा तेज कौन चलता है? झूठ ज़्यादा तेज चलता है या फिर सच ज़्यादा तेज चलता है? मार्क ट्वेन का तो ये मानना था कि देखो जब तक सच अपने जूते पहने ना, तब तक झूठ आधा वर्ल्ड ट्रेवल कर चुका होता है। और देखो ये बात सच भी है। सोशल मीडिया के एज में ये कोट और ज़्यादा रेलेवेंट है आज के समय में। कभी भी देखना आप, जो झूठी स्टोरीज है ना, फॉल्स स्टोरीज हैं, वो ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। और जब तक फैक्ट चेकर या फिर झूठी स्टोरीज के जो स्टेक होल्डर हैं ना, जिनके बारे में फैलाई गई हैं, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं, तब तक वो झूठी स्टोरीज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी होती हैं। और बाद में बेशक क्लैरिफाई किया गया स्टेक होल्डर्स के द्वारा, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन है, जो सच है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन झूठ पहुंच चुका होता है करोड़ों लोगों तक। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो झूठी स्टोरीज है ना, वो जानबूझ के ऐसे इस प्रकार से बनाई जाती हैं जिससे ना इमोशंस प्रोवोक हों, जनता के इमोशंस। जैसे देखो एक कम्युनिटी के बारे में फैला दी कि पर्टिकुलर एरिया में हिंदू मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या फिर मुस्लिम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो जब ये झूठी स्टोरी फैलेगी ना, तो लोगों में ना इमोशंस प्रोवोक होंगे। कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, कुछ लोग एक्शन लेने के लिए तत्पर दिखेंगे। तो ये रीजन है कि झूठी जो स्टोरीज हैं वो जल्दी ट्रेवल होती हैं। इसके अलावा लोगों का ना कन्फर्मेशन बायस भी होता है। कन्फर्मेशन बायस मतलब जैसे कोई किसी धर्म का कट्टर समर्थक है, अब उस धर्म से संबंधित कोई स्टोरी उसके पास आई कि देखो मेरे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो पहले से वो कट्टर समर्थक है, वो उस स्टोरी को हाथों हाथ लेगा। बेशक वो स्टोरी झूठी है, वो वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कट्टर समर्थक है। तो वो बोलेगा कि देखो मैं तो पहले से बोलता हूं, मेरे विचार देखो ऐसे ही है, मैं हमेशा सच बोलता था, ये देखो स्टोरी भी आ गई, सबूत भी आ गया। वो वेरीफाई नहीं करेगा कि जो स्टोरी अभी उसे मिली है वो सच है या झूठ है। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम भी तो ऐसा ही करते हैं। किसी धर्म का कोई कट्टर समर्थक होगा ना, तो उसी से संबंधित न्यूज जो है उस कट्टर समर्थक को ज्यादा दिखाई जाएगी। तो इसी संदर्भ में ये कोड जो है काफी रिलेवेंट है। झूठ तब तक आधी दुनिया ट्रेवल कर चुका होता है, तब तक सच अपने जूते पहनता है। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हायर जुडिशरी में जेंडर गैप से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम।
देखो, हायर जुडिशरी में जेंडर गैप ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक इनइक्वालिटी का पार्ट है। जुडिशरी का काम सिर्फ देखो ये नहीं है कानून को लागू करना, बल्कि जुडिशरी तो समाज का एक मिरर होता है। अगर जुडिशरी इंक्लूसिव नहीं होगी तो फिर देखो जस्टिस भी बायस्ड हो सकता है। तो हम बात करें हायर जुडिशरी में जेंडर गैप की। 1924 में देखो कॉर्नेलिया सोराबजी ये भारत की पहली महिला लॉयर बनी, और 1959 में एना चंडी ये भारत की पहली वुमेन हाईकोर्ट जज बनी केरला हाईकोर्ट में। फिर देखो 1989 में जस्टिस एम फातिमा बीवी ये सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट वुमेन जज बनी। क्या नाम था? जस्टिस एम फातिमा बीवी। और आज का क्या हाल है? आज का हाल देखो ये है, लोअर जुडिशरी में तो काफी महिलाएं आई हैं, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वुमेन जजेस की कमी बहुत ज्यादा है। आप हाईकोर्ट का हाल देखिए, भारत के 25 हाईकोर्ट्स में ना सिर्फ 14.27% वुमेन जजेस हैं, मतलब 109 आउट ऑफ 764। 8 हाईकोर्ट्स तो हमारे देश में ऐसी हैं जहां पे एक भी महिला जज नहीं है। उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा ये वो हाईकोर्ट्स हैं जहां पे एक भी महिला जज नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में टोटल 79 जजेस हैं, लेकिन महिला जज कितनी है? सिर्फ 3 आउट ऑफ 79, यानी सिर्फ 2%। इसके बाद देखो महिला जजेस का जो एवरेज अपॉइंटमेंट एज है ना कितना है? 53 ईयर्स। और जो मेल में हायर जुडिशरी में एवरेज अपॉइंटमेंट एज है वो कितना है? 51.8। यानी महिला जजेस सिलेक्ट भी होती हैं ना तो लेट सिलेक्ट होती हैं, और पुरुष जजेस अगर सिलेक्ट होते हैं तो वो रिलेटिवली जल्दी सिलेक्ट होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ना सिर्फ 2 महिला जजेस हैं, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। और जस्टिस बेला त्रिवेदी भी ना जल्द ही रिटायर होने वाली हैं जून 2025 में। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 1 महिला जज रह जाएंगी, जस्टिस BV नागरत्ना। 2021 के बाद में 28 नए जजेस अपॉइंट हुए हैं। 2021 के बाद में 28 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, लेकिन दुखद बात यह है उनमें से एक भी महिला जज नहीं है। 2021 के बाद जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट हुए हैं ना सारे मेल हुए हैं, एक भी वुमेन जज नहीं है। अब आपको एक बात बताता हूं, हायर जुडिशरी में वुमेन जजेस की कमी है। अब वैसे देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, जैसे एलिजिबल कैंडिडेट्स की कमी है, लेकिन सच में ऐसा है? नहीं, ये सिर्फ देखो एक बहाना है। अच्छा सॉरी, पॉइंट्स मैंने अलग से ड्रा किए थे, ये तो फ्लो में ही डिस्कस कर लिया मैंने। इसके तो पॉइंट्स मैंने अलग से ड्रा किए थे दूसरी स्लाइड्स में, भूल ही गया। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। ये सारा अभी तक हमने डिस्कस किया। बैकग्राउंड, कौन सी पहली महिला लॉयर, वुमेन लॉयर, कौन सी हाईकोर्ट में फर्स्ट वुमेन जज, ये सब हमने डिस्कस किया। ये डेटा हाईकोर्ट से संबंधित, और फिर डेटा था ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, ये वाला सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अब उस पॉइंट पे थे हम, वुमेन जजेस क्यों कम है। मुझे याद आ गया एकदम से कि अरे इसके तो अलग से पॉइंट्स ड्रा किए थे। हाँ, तो वुमेन जजेस क्यों कम है, इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स की कमी है, बट देखो ये सिर्फ एक बहाना है। बहुत सी कैपेबल योग्य महिलाएं हैं जुडिशरी में, बट उनको नॉमिनेशन ही नहीं मिलता। फिर जो जैसा पॉइंट पहले हमने डिस्कस किया, जो एवरेज अपॉइंटमेंट एज है ना हायर जुडिशरी में, महिलाओं के लिए 53 और पुरुषों के लिए 51.8। अब देखो महिलाएं लेट अपॉइंट होंगी तो वो सीनियर पोजीशंस पर पहुंच ही नहीं पाएंगी। तीसरा है बायस्डनेस इन सिलेक्शन प्रोसेस। देखो वुमेन लॉयर्स को ना ज्यादा प्रूव करना पड़ता है जुडिशरी में, मतलब ना सिर्फ एज ए जज बल्कि वकील के तौर पे भी ना जो महिला वकील होती हैं उन्हें अपने आप को ज्यादा प्रूव करना पड़ता है। और ये धारणा है जुडिशरी में कि महिलाएं जो हैं वो कैपेबल नहीं हैं जस्टिस सिस्टम में। ये मिथ काफी फैला हुआ है जुडिशरी में, और कोलिजियम सिस्टम जो है वो भी काफी ज्यादा आपको पता है ओपेकनेस के साथ काम करता है। कोलिजियम सिस्टम में CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और रेयरली कोई महिला होती है कोलिजियम में। क्लियर क्राइटेरिया नहीं है किसके बेस पे किसी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनाया जाता है।
तो यहां पे ये इश्यूज हैं। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट रिजेक्शंस। 2020 से ना 9 महिलाओं के नाम हाईकोर्ट के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से देखो 5 तो रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि उनके साथ भेजे गए पुरुषों के जो नाम है वो अप्रूव हो गए। तो मतलब सरकार भी कई बार मेल जजेस के नाम तो अप्रूव कर देती है, बट महिला जजेस के जो नाम है वो सरकार की तरफ से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। B.R. अम्बेडकर ने ना एक बात बोली थी, ये सिर्फ एक टॉप ड्रेसिंग है कि महिलाएं कम हैं, इस वजह से वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाती। ये सिर्फ एक टॉप ड्रेसिंग है, मतलब असल इशू छुपाने की कोशिश है। असल इशू क्या है? असल इशू है सिस्टमिक इनइक्वालिटी। समाज में ही इनइक्वालिटी है तो वो जुडिशरी में तो दिखेगी ही। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या सिर्फ ये इंडिया की प्रॉब्लम है? नो। देखो वैसे ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, यूएस, यूके, यूरोप, इन सब जगहों पर भी ये इशू देखने को मिलता है, बट वहां पे लगातार जेंडर बैलेंस पे काम चल रहा है। जैसे आप यूके देखिए, यूके के सुप्रीम कोर्ट में ना 12 में से 3 जजेस महिलाएं हैं। आप यूएस का सुप्रीम कोर्ट देखिए, वहां पे 9 में से 4 जजेस महिलाएं हैं। कनाडा में तो 50% जजेस वुमेन हैं। लेकिन आप इंडिया की बात कीजिए, 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से सिर्फ 2 महिलाएं हैं, और उनमें से भी एक जल्द ही 2-3 महीनों में रिटायर होने वाली है, बेला त्रिवेदी। तो क्या किया जा सकता है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो देखो, कोलिजियम सिस्टम को ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करते हैं कौन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनेगा। लेकिन ये सिस्टम पूरी तरह से ओपेक है, पता नहीं क्या कंसीडर करते हैं क्या नहीं करते हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम, और सिस्टम ओपन होना चाहिए कि कोई भी जो एलिजिबल लॉयर है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनने के लिए अप्लाई कर सके, मतलब जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो अप्लाई कर सके। ओपन सिस्टम होना चाहिए। सिलेक्शन देखो सिर्फ मेरिट के बेसिस पे हो, लेकिन जेंडर डाइवर्सिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में। जैसे देखो जजेस की अपॉइंटमेंट में ना कास्ट और स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है, वैसे ही जेंडर भी देखा जाना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, मतलब डाइवर्सिटी लाने की कोशिश हो। पॉइंट समझ गए ना? मतलब अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंटेशन मिले, ये देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट में। एक केरला का जज होंगे, एक महाराष्ट्र के हो गए, बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो जेंडर में भी बैलेंस कर दो ना भाई। कम से कम देखो, कम से कम 1/3 या फिर 50% महिला जजेस होने चाहिए हायर जुडिशरी में। एक मिनिमम जेंडर कोटा फिक्स किया जा सकता है। जैसे लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन का बिल पास हो गया, इंप्लीमेंट होना थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा, वैसा ही हायर जुडिशरी में भी एक मिनिमम जेंडर कोटा फिक्स किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है पाइपलाइन को मजबूत करें। तीसरा पॉइंट, लॉ कॉलेजेस और जुडिशरी एग्जाम्स में ना महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा एंकरेज किया जाए कि आप यहां पे आइए, पढ़िए, एग्जाम लीजिए, ताकि एक पाइपलाइन बने, वहां से फिर महिलाएं निकल के हायर जुडिशरी में आए। इवन देखो बार काउंसिल और सीनियर एडवोकेसी पोजीशंस में भी जेंडर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है, जो सरकार बायस्ड रहती है ना, मतलब अगर कोलिजियम किसी महिला को रेकमेंड भी करे तो गवर्नमेंट बिना किसी बायस के डिसीजन ले, ये मत सोचे कि महिला है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। सरकार बिना बायस्ड होकर फैसला ले। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, जस्टिस देखो फेयर होने के लिए ना रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। अगर आधी जनता फीमेल है तो उनके एक्सपीरियंस और उनके पर्सपेक्टिव्स को जुडिशरी में लाना जरूरी है। महिलाओं का होना कोर्ट्स की लेजिटिमेसी बल्कि बढ़ाता है। लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कोर्ट के ऊपर कि देखो जुडिशरी इंक्लूसिव है। और कुछ लोग बोलते हैं ना डाइवर्सिटी और मेरिट दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। राइटर बोलते हैं ऐसा नहीं है, डाइवर्सिटी और मेरिट एक दूसरे के विरोधी नहीं है। डाइवर्सिटी से इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस ज्यादा बल्कि लाई जा सकती है जुडिशरी में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हायर जुडिशरी में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। अब थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस कर लिया, पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा ये अलग फॉर्म में है। पॉइंट निकाल लें तो ज़्यादा याद रहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ये थोड़ा इन्फोग्राफिक है, इन्फोग्राफिक से भी आप जल्दी रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज लास्ट में भी हम 2-3 मिनट में रिवाइज तो कर ही लेंगे। परपोज्ड सॉल्यूशन, रूट काजेज, ये इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में रिवीजन है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बिजनेस लाइन का,
डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको ना एक स्कूल चलाना है, लेकिन देखो स्कूल चलाने के लिए आपके पास में कोई पावर नहीं है। स्कूल में टीचर्स को अपॉइंट करना, सिलेबस डिफाइन करना, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, ये सब कुछ एक डीओ के हाथ में है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आप स्कूल चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो उसी प्रकार से देखो, अगर गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है ताकत यानी पावर सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक सीमित ना हो, बल्कि लोकल लेवल पे भी पहुंचे। पर देखो जब तक ताकत के साथ में पैसा नहीं मिलेगा तो फिर देखो अथॉरिटी बेकार है। जैसे स्कूल चलाने में आपको बोल तो किया गया कि आपको स्कूल चलाना है, बट स्कूल चलाने के लिए ना तो देखो आपको अथॉरिटी दी गई टीचर अपॉइंट करने की, ना ही आपको पैसा दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, तो फिर आप कैसे स्कूल चला पाओगे? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ताकत का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस आर्टिकल को भी हम थोड़ा पॉइंट निकाल के ही डिस्कस करेंगे। 4-5 पॉइंट बढ़िया बढ़िया निकलते हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, तो हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। राइटर देखो ये बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ना आधे अधूरे मन से इंप्लीमेंट किया गया है। मतलब लोकल बॉडीज यानी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज को जिम्मेदारी तो दे दी, बट फंड और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिली। समझ गए? वैसे देखो 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे ताकि लोकल गवर्नेंस को मजबूत किया जा सके। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब पंचायती राज सिस्टम। इसमें देखो 3 टीयर का सिस्टम बनाया गया है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद सबसे ऊपर। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ग्राम पंचायत को, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। उसी प्रकार से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रोविजन किया गया है अर्बन लोकल बॉडीज का। इसमें म्युनिसिपल गवर्नेंस के लिए प्रोविजन किए गए हैं और 12वें शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं अर्बन लोकल बॉडीज को, जैसे टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सब। मतलब संविधान में देखो नाम के लिए पावर्स तो दे दी गई हैं, बट डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इश्यूज इन पंचायत, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले देखो पंचायत का ना सबसे बड़ा इशू ये है उनके पास अपना रेवेन्यू बहुत कम होता है, सिर्फ 10 से 15% तक। बाकी पैसा तो इन्हें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। कौन से टैक्सेस वैसे पंचायत कलेक्ट कर सकती हैं? वैसे देखो पंचायत काफी सारे टैक्सेस कलेक्ट कर सकती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इसके अलावा भी जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, सरचार्ज, व्हीकल टैक्स, ये सारे टैक्स पंचायतों के द्वारा इकट्ठे किए जा सकते हैं। बट देखो हर स्टेट में ना रूल्स थोड़े अलग हैं। कहीं पंचायतों को प्रोफेशनल टैक्स लेने की पावर है, कहीं पर नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, केरला में ना पंचायत सिस्टम काफी स्ट्रोंग है, वहां पे पंचायत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। जबकि देखो यूपी और बिहार में ना पंचायत ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्टेट के द्वारा दी जाने वाली ग्रांट के ऊपर डिपेंडेंट है और उनका खुद का रेवेन्यू कलेक्शन यूपी और बिहार में बहुत कम है। समझ गए? इसके बाद पॉइंट आता है स्टेट और सेंटर पे डिपेंडेंस। देखो पंचायतों को ना मेजर पैसा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS जिसमें पैसा शेयर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, फॉर एग्जांपल मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, इन सब से पैसा मिलता है पंचायतों को, इन सब स्कीम से। बट देखो ये सारी जो स्कीम्स है ना, ये टाइट कंट्रोल में आती हैं। सिर्फ ऐसे ही इंप्लीमेंटेशन करना है। मनरेगा में डायरेक्ट प्रोविजन दिए होते हैं, बस इसी प्रकार से इंप्लीमेंटेशन करो तब फंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब पंचायत अपनी मर्जी से अपना फंड एलोकेट नहीं कर सकते। समझे? अगर एक ग्राम पंचायत सैनिटेशन के लिए फंड चाहती है ना, तो CSS का जो पैसा है सिर्फ टॉयलेट्स बनाने के लिए यूज होगा। सीवरेज सिस्टम इंप्रूव नहीं किया जा सकता इस पैसे से, स्वच्छ भारत अभियान के पैसे से। समझ गए? क्योंकि वो सिर्फ टॉयलेट बनाने के लिए पैसा आया है, सीवरेज सिस्टम के लिए नहीं आया है। तो टाइट कंट्रोल होता है
सेंटर और स्टेट की स्कीम्स का पंचायत की मर्जी नहीं चलती। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड वीक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पैसा आता है बट देखो कई बार प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो पैसा यूज ही नहीं हो पाता, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। स्टेट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जैसे वो है ना, फाइनेंस कमीशन गठित किया जाएगा हर 5 साल बाद, सेंटर में प्रोविजन है। संविधान में कौन सा आर्टिकल है, शायद आर्टिकल 280 है, कमेंट बॉक्स में बताना फाइनेंस कमीशन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो जैसा फाइनेंस कमीशन नेशनल लेवल पे हर 5 साल बाद गठित किया जाता है ना, सेम प्रोविजन स्टेट फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन का भी है, हर 5 साल में होना चाहिए। बट देखो कई स्टेट्स ना ये इंप्लीमेंट ही नहीं करते। पंचायतों को पावर्स नहीं होती कि वो उधार भी ले सकें, लोन ले सकें, ये पावर भी नहीं होती पंचायतों के पास में। तो ये सारी दिक्कतें पंचायत को आती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नेंस गैप्स एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस। अब देखो बहुत सारी जगहों पे ना एक प्रॉब्लम ये है, पंचायतों को पावर दे दी गई है, लेकिन पंचायतों के साथ साथ में ना पैरा स्टेटल बॉडीज भी हैं, मतलब पैरेलली स्टेट के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वही काम कर रहे हैं जो पंचायत कर रही हैं। फिर तो एक प्रकार से पावर छीनने वाली बात हो गई ना, संविधान में डायरेक्टली पावर दे दी गई बट आपने उनके पैरेलली दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश कर दिए सेम काम करने के लिए जो पंचायत कर रही हैं, और आपने दूसरे जो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं उनको पैसा आप दे रहे हो, उनको ज़्यादा ऑटोनमी दे रहे हो काम करने की, तो डेफिनेटली फिर वही काम करेंगी, पंचायत तो बेचारी देखती रह जाएंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, तमिलनाडु और कर्नाटक का एग्जांपल लीजिए। वहां पे ना रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स, ये ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, स्टेट रन बॉडीज के अंदर आती हैं, पंचायत के अंदर नहीं आती। इसी वजह से फिर लोकल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि हमारे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है। फिर देखो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। कई स्टेट्स ना पंचायत लेवल पे जो फाइनेंस डेटा है ना उसे पब्लिक करते ही नहीं है। पंचायत लेवल का फाइनेंस डेटा पब्लिक नहीं किया जाता, इस वजह से करप्शन ज़्यादा होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, केरला और महाराष्ट्र ना अपने पंचायत रिपोर्ट्स पब्लिकली रिलीज करते हैं टाइमली, लेकिन बिहार यूपी जैसे राज्य जो हैं वहां पे पंचायत का जो डेटा है वो पब्लिक में रिलीज नहीं किया जाता है। फिर है रूरल अर्बन डिवाइड। देखो कहने को ना बहुत सारे जो विलेजेस हैं ना वो अब कायदे से अर्बन कहलाने लायक हैं अगर सरकार उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे तो। 2-3 दिन पहले हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था ना, वो सेंसस टाउन वाला। सेंसस टाउन मतलब ऑफिशियली अर्बन टाउन की जो डेफिनेशन है उस पे कोई टाउन खरा उतर रहा है, लेकिन सरकार उसे ऑफिशियली सिटी का दर्जा नहीं दे रही है। तो ऐसे बहुत से विलेजेस अब टाउन बन चुके हैं, अर्बन एरिया कहलाने लायक हैं डेफिनेशन के अनुसार। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, अगर उन्हें अर्बन डिक्लेयर कर भी दिया जाए तो क्या वो अर्बन बनने के बाद में, सिटीज बनने के बाद में बेटर ढंग से मैनेज होंगी? क्या आज जो सिटीज हैं वो बेटर ढंग से मैनेज हो रही हैं? नहीं। सिर्फ देखो नाम बदलने से सिस्टम इंप्रूव नहीं होता है, गवर्नेंस का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव करना पड़ेगा। सॉल्यूशन ये है कि ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे ना, इनको अपडेट किया जाए ताकि गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज तो हो ही हो, अकाउंटेबल भी हो। तो ये वे फॉरवर्ड में ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हो। स्टेट को फिस्कल डेवल्यूशन को सीरियसली इंप्लीमेंट करना चाहिए, पंचायत को ज़्यादा इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा उधार लेने की पावर दी जाए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हो। एक इन्फोग्राफिक के माध्यम से रिवाइज करना चाहते हो तो ये जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हो, बाकी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया मॉरिशस रिलेशंस से संबंधित है। श्याम शरण का आर्टिकल है द हिंदू का। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मॉरिशस वैसे तो देखो अफ्रीका के पास में है, बट इंडियन ओशन में एक इंपॉर्टेंट देश मॉरिशस कहाँ पे है? ये देखो, ये अपना प्यारा भारत, ये है मॉरिशस, यहाँ पे अफ्रीका के पास ज़्यादा है, इंडिया से थोड़ा दूर है। क्यों सुर्खियों में आए हैं इंडिया मॉरिशस रिलेशंस, क्यों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम ये डिस्कस कर रहे हैं? देखो पॉइंट ये है, प्रधानमंत्री मोदी ना
11 से 12 मार्च को ना, यानी कल और परसों मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये जो मॉरिशस की विजिट है ना, सिंबॉलिक नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। क्यों? क्योंकि देखो 12 मार्च को होता है मॉरिशस का इंडिपेंडेंस डे, और इस बार के मॉरिशस के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। तो हर एक डायमेंशन में हम रिलेशंस डिस्कस करते हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच में। आज देखो पूरी दुनिया ना एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से गुजर रही है। देख रहे हो आप किस प्रकार से ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वार का खतरा है। हमास और इजराइल के बीच में शांति समझौता आगे टिकेगा नहीं टिकेगा, अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। और चाइना का इन्फ्लुएंस देखो बढ़ रहा है, इंडियन ओशन में भी बढ़ रहा है और दूसरी जगहों पे भी बढ़ रहा है। चाइना की जो नेवल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं इंडियन ओशन में। तो हर एक देश जो है अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रोंग करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है। और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, मॉरिशस जो है वो वेस्ट इंडियन ओशन का एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड है। फिर से दिखा देता हूं, ये पूरा इंडियन ओशन है, तो वेस्ट इंडियन ओशन का स्ट्रेटेजिक आइलैंड कंट्री है मॉरिशस। यहां पर एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना, दोनों अपनी जो पोजीशंस हैं वो स्ट्रोंग करना चाहते हैं। इंडिया का प्रेजेंस और कोऑपरेशन मॉरिशस के साथ में देखो बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस में देखो अभी अभी एक नई सरकार बनी है और प्रधानमंत्री बने हैं नवीन चंद्रा रामगुलम। मॉरिशस के पहले जो प्रधानमंत्री थे ना, उन्हीं के बेटे हैं ये नवीन चंद्रा रामगुलम। ये इंडियन फ्रेंडली लीडर हैं। इनके पिताजी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में मिलकर इंग्लैंड में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए काम किया था। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया और मॉरिशस के जो रिलेशंस हैं वो सिर्फ आज के नहीं हैं बल्कि हिस्टोरिक रिलेशंस हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच में। आप वहां की डेमोग्राफी देखिए, मॉरिशस में जितने टोटल लोग हैं ना, 70% तो देखो भारतीय हैं और 50% लोग तो बिहार और यूपी से आए हैं। भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं, लिपस्टिक लगाइयो वो वाला। इसके बाद देखो तमिल, तेलुगु, मराठी कम्युनिटीज़ के भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी लैंग्वेज और कल्चर को आज तक सहेज के रखा है, बचा के रखा है। मॉरिशस में ही महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है और इंडियन कल्चरल सेंटर है। ऐसे ऐसे संस्थान मॉरिशस में हैं जो इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इवन आपको हैरानी होगी, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट भी ना मॉरिशस में ही है और इस सेक्रेटेरिएट को बनाने में इंडिया का बड़ा योगदान था। तो ये सब देखो बताते हैं इंडिया और मॉरिशस सिर्फ पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक पार्टनर्स नहीं है बल्कि एक कल्चरल फैमिली के पार्ट हैं दोनों। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि मॉरिशस में ना 70% लोग भारतीय ओरिजिन के हैं, लेकिन वहाँ पे फ्रेंच और अफ्रीकन ओरिजिन की भी कम्युनिटीज़ हैं। तो इंडिया जब मॉरिशस के साथ में रिलेशंस अच्छे करे ना, तो इन कम्युनिटीज़ को भी साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। अब देखो इसके बाद ना थोड़ा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात की जाती है। मॉरिशस ना वेस्ट इंडियन ओशन का एक प्रकार से रक्षक है। सेंटिनल का मतलब होता है रक्षक। मॉरिशस वेस्ट इंडियन ओशन का एक रक्षक है। कैसे? देखो छोटा सा आइलैंड कंट्री है मॉरिशस, लेकिन आइलैंड कंट्री आपको पता है किसी भी देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मॉरिशस का बहुत बड़ा है, 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन दिक्कत ये है चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस मॉरिशस में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया ने मॉरिशस के साथ में मिलकर देखो एक कोस्टल रडार सिस्टम बनाया सर्विलियंस के लिए। अगालिगा एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है मॉरिशस का। इस आइलैंड को इंडिया ने अपग्रेड किया ताकि इंडियन नेवी और मॉरिशस की जो नेवी है वो यहाँ पे जॉइंट सर्विलियंस कर सके। नेक्स्ट है एक जो इंडिया का इनिशिएटिव है ना, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, गुड़गांव में है इसका हेडक्वार्टर। इंडियन ओशन में जो शिप आते जाते हैं ना,
उन शिप्स की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उन पर नज़र रखी जाती है इस इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के थ्रू, और वो इंफॉर्मेशन फिर बाकी देशों के साथ भी शेयर की जाती है। तो इस इंफॉर्मेशन सेंटर में ना हमने मॉरिशस को भी एक्सेस दिया है, उन्हें भी पता लगता रहता है इंडियन ओशन में कौन से शिप्स आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, वो भी इस सेंटर के थ्रू नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। फिर से बोलता हूँ, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसमें ना 4 देश हैं, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। इंडिया भी है, 5 देश हो गए ना। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश, ये 5 देश हैं इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। तो इसमें भी इंडिया और मॉरिशस आपस में कोऑपरेट करते हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू। अब थोड़ा इकोनॉमी का एंगल भी है। ये रहा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, आगे था, मुझे लगा रह गया। इंडिया, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। कुछ इकोनॉमी से संबंधित पॉइंट्स भी हैं लास्ट में। देखो, मॉरिशस सिर्फ एक छोटा आइलैंड देश नहीं है, बल्कि एक मेजर फाइनेंशियल हब भी है। इंडिया और मॉरिशस का फाइनेंशियल बायलैटरल ट्रेड जानते हो कितना? 2022-23 में $554 मिलियन था। मॉरिशस ना एक बाइलिंगुअल कंट्री है, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोली जाती है यहाँ पे। तो ना मॉरिशस के थ्रू अफ्रीका में वो देश जो फ्रेंच बोलते हैं, उन देशों के साथ में ट्रेड बूस्ट किया जा सकता है। मतलब उन देशों के साथ ट्रेड करने के लिए बीच में मॉरिशस एक परफेक्ट हब बनता है। मॉरिशस और इंडिया के बीच में एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है। अब इस एग्रीमेंट के होने की वजह से ना बहुत सारे लोग डायरेक्टली इंडिया में पैसा नहीं लगाते, मॉरिशस के थ्रू लगाते हैं, ताकि टैक्स वगैरह बचाए जा सके। इस वजह से मॉरिशस से इंडिया में काफ़ी एफडीआई आती है। अब मॉरिशस इतना बड़ा देश तो है नहीं कि यहाँ के लोग इंडिया में एफडीआई लेके आए, तो इन्वेस्टर्स जो है ना कई बार तो इंडिया के लोग ही पैसा घुमा देते हैं मॉरिशस के थ्रू इंडिया में, ताकि कम टैक्स देना पड़े। लास्ट में देखो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में यही बोला जाता है, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करो, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन इंक्रीज करो, कल्चरल एक्सचेंजेस एक्सपेंड करो। मॉरिशस को अफ्रीका के लिए एज ए ब्रिज इस्तेमाल किया जा सकता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते रहो मॉरिशस को। तो देखो, मॉरिशस एक ट्रस्टेड पार्टनर है इंडिया का। मॉरिशस में इंडिया के लिए ट्रेड, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मॉरिशस के साथ में रिलेशंस को ना इंडिया को सिर्फ हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना जरूरी है। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी मॉरिशस की यात्रा पर जा रहे हैं, इससे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। ये पॉइंट्स यहाँ पे समराइज कर दिए। कल्चरल टाइज, पॉलिटिकल लैंडस्केप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, सब समराइज कर दिया गया है आपके लिए। आप यहाँ से रिवाइज कर लीजिए या फिर आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट आज आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, किस प्रकार से नाम के लिए संविधान में पावर्स दे दी गई, लेकिन ना तो पैसा मिला और ना ही ऑटोनॉमी मिली, जिस वजह से पंचायत सिर्फ नाम की पंचायत रह गई हैं, काम नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में गठित किया जाना था, कई स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं गठित करती। कई स्टेट्स ने पैरा स्टेटल बॉडीज इस्टेब्लिश करके रखी हैं, यानी पंचायतों का काम किसी दूसरी बॉडीज़ को दे दिया गया है जो स्टेट के अंडर आती हैं। और स्टेट्स जो पंचायत हैं अपना रेवेन्यू नहीं कमाती, स्टेट और सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सेंटर से पैसा तो आता है, बट वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू आता है, वो टाइटली कंट्रोल पैसा होता है, ऑटोनॉमी नहीं होती पंचायतों के पास में। हायर जुडिशरी में जेंडर गैप वाला आर्टिकल डिस्कस किया, किस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम वुमेन जजेस हैं, पूरा डेटा हमने डिस्कस किया था। हाई कोर्ट में सिर्फ 14.27% और सुप्रीम कोर्ट में तो 34 में से सिर्फ 2 वुमेन जजेस हैं। क्यों नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, एलिजिबल वुमेन जजेस है ही नहीं जिनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा सके, बट ये गलत है, करते नहीं हैं। कोलिजियम सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, कई बार कोलिजियम फाइल भेज देता है वुमेन जजेस की तो गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है। अंबेडकर साहब ने बोला था ये टॉप ड्रेसिंग है, असल में हमें सिस्टमिक इनइक्वालिटी जो है समाज में उसे ख़त्म करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इम्प्रूवमेंट के डिस्कस किए। कोलिजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाओ और पाइपलाइन तैयार होनी चाहिए। डाइवर्सिटी को मेरिट के साथ में मैनेज किया जा सकता है। फिर ये मॉरिशस इंडिया वाला आर्टिकल था, प्रधानमंत्री मोदी कल मॉरिशस की यात्रा पर जा रहे हैं 2 दिनों के लिए,
और नवीन चंद्र रामगुलन वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं जो इंडिया फ्रेंडली लीडर हैं। हर एक डायमेंशन में हमने मालदीव के साथ, मॉरिशस के साथ में रिलेशन डिस्कस किए। कल्चरल डायमेंशन में कि कैसे वहाँ पे वर्ल्ड सेक्रेटरीट है हिंदी का, और इसके अलावा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट भी है। इंडियन ओरिजिन के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो ट्रेड $554 मिलियन होता है, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो मॉरिशस के थ्रू काफ़ी एफडीआई इंडिया में आती है। सिक्योरिटी डायमेंशन की बात करें तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। वेस्ट इंडियन एशियन ओशन का सेंटिनल है, यानी रक्षक है। रडार सिस्टम हमने डेवलप किया। इंडियन फ्यूजन सेंटर में मॉरिशस को एक्सेस दी है। उनका एक आइलैंड रीडेवलप किया है, आगालीगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस मैं आपको आज देता हूं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स से संबंधित, जो पंचायत का डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से नहीं हो उसका है, और दूसरा फिर ये टॉप जुडिशरी में वुमेन नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस 15-15 मार्क्स के हैं और 250-250 वर्ड्स में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।